हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी मेरे साथियों। हम एनसीईआरटी की क्लासेस अभी लेकर आ रहे हैं, बराबर वीडियोस आ रहे हैं। अभी हमने कक्षा 6 और 7 की यानी क्लास 6 की 7th की एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स कवर कर दिए हैं हिस्ट्री के। क्लास 8th की हमने पहला चैप्टर डाल दिया है और दूसरा चैप्टर भी हमने उसका डाल दिया है। और इसी दूसरे चैप्टर के क्लास 8th की यानी कक्षा 8 के दूसरे चैप्टर का ये एमसीक्यूज़ हैं और ये 50 एमसीक्यूज़ मैं लेकर आया हूँ, जैसा मैं लेकर आता हूँ। और मेरे साथियों, ये 50 एमसीक्यूज़ में मैं दावा करता हूँ कि इन 50 एमसीक्यूज़ में कोई ना कोई प्रश्न आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर देखने को पाएंगे। इसलिए ये सारे प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के हैं, चाहे आप टेट की तैयारी करते हैं, पेट की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक या पीसीएस की तैयारी करते हैं, इवन यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं। तो ये क्वेश्चंस एक बार देखिएगा, इनका स्टैंडर्ड देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा, बहुत अच्छे मैं क्वालिटी से मैं लेके आया हूँ। इसलिए प्लीज़ इसमें 90% प्लस स्कोर करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना ये डिजिटल परिवार और बड़ा कर लो, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? व्यापार से साम्राज्य तक, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिश्ड पावर। 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, चलो शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर किस वर्ष प्रदान किया था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब वो भारत में व्यापार करने आई थी तो उनको चार्टर दिया गया था। चार्टर, ठीक है। चार्टर का मतलब क्या होता था? एक तरीके की इजाज़तनामा होता था और वो परमिशन था एक तरीके का, मान लो। और उसमें एकाधिकार दिया गया था कंपनी को। क्या दिया गया था? एकाधिकार, यानी कोई और इंग्लैंड की कंपनी यानी कोई और ब्रिटेन की कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ रही है व्यापार करने। इनको ये एकाधिकार दिया गया था। और ये कब दिया गया था ये पूछा है। ऑप्शन है 1598, 1600, 1608 या 1615। इसमें से क्या सही है? 1598, 1600, 1608 या 1615। इसमें से क्या सही है? तो हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिलता है, जिसके तहत वो भारत आते हैं और भारत में व्यापार का विस्तार करते हैं 31 दिसंबर यानी 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथन आपके कहें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, फिर कहा गया बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में केवल व्यापार करने आई थी। कह रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी वो ओनली ट्रेड करने के उद्देश्य आई थी, केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। बाद में कंपनी ने अपने सैन्य और राजनीतिक शक्ति यानी मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर का उपयोग व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए किया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? ओनली वन यानी केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। भैया हमने पढ़ा था अच्छे से, जो ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों सही है। क्यों सही है? हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई थी ना, तो उसका कोई उद्देश्य नहीं था यहाँ पर यहाँ के लैंड को कैप्चर करना, यहाँ के पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरफेयर करना, उनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। लेकिन जब वो उनका एक ही उद्देश्य था कि उनका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जब वो भारत आए, उन्होंने व्यापार की कोशिश की। यहाँ पर ऐसे हालात बनते गए कि उनको समझ में आने लग गया कि अब उनको अपने लोगों को, यानी अगर उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, तो उनको क्या करना होगा? अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बसाना होगा, किलेबंदी करनी पड़ेगी और यहाँ का लैंड यानी कि रेवेन्यू अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको जैसे वो कोई भी सामान भारत से ब्रिटेन ले जाते थे तो ब्रिटेन से भारत लाने के लिए कोई चीज़ थी नहीं, तो ब्रिटेन से भारत वो सोना और चांदी अधिकतर लाया करते थे। लेकिन फिर और वहाँ पर हो रहा था धीरे धीरे नुकसान, क्योंकि बहुमूल्य धातुएं भारत में आने लग गई थी। तो क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ की भूमि, जैसे प्लासी के युद्ध के बाद इनकी पावर बढ़ना शुरू हो गई और धीरे धीरे इन्होंने शक्ति का विस्तार किया और शक्ति के विस्तार करते करते इन्होंने लैंड कैप्चर करना शुरू कर दी, जिससे रेवेन्यू इनको प्राप्त होने लग गया। रेवेन्यू प्राप्त होने लग गया तो उसी पैसे से भारत की चीज़ खरीदते थे, यानी भारत के पैसे से ही भारत की चीज़ खरीदते थे और यूरोप में जाकर के बेच देते थे, समझे। तो इस तरह से इनको फिर अपनी सैन्य और राजनीतिक शक्ति का भी विस्तार करना पड़ा। तो आए थे केवल व्यापार करने, सही बात है, और फिर धीरे धीरे मिलिट्री और पॉलिटिकल पावर भी इन्होंने बढ़ाई। क्यों? क्योंकि इनको व्यापार करना था। ऑप्शन नंबर सी यानी 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय समुद्री यात्री कौन था? हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन सेलर टू रीच इंडिया बाय द सी रूट? कौन था भाई जो भारत पहुंचा था? क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को द गामा, मैगेलन या जेम्स कुक? कौन था इसमें से जो समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा था? आपको पता होगा कि वास्को ड गामा 1498 में, है ना, समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पुर्तगाली एक नाविक था, है ना। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? कब लड़ा गया? 1756, 1757, 1764, 1765? बहुत इजी और बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको आपको आंसर कर लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 1757 में। इसमें क्या हुआ था कि जो सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे, और औरंगजेब जो थे, मुगल शासक जो थे, उस समय इन्होंने कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसको बहुत रियायत दी हुई थी ताकि वो क्या कर सके, शुल्क मुक्त व्यापार कर सकें। ठीक है, फिर औरंगजेब जब इनकी मृत्यु हो जाती है, आगे और बाकी बादशाह आते हैं, तो बंगाल में फिर नवाब आने लग गए थे। बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला, जब प्लासी का युद्ध हुआ, और सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि कंपनी की रियायतें ख़त्म कर दी थी। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत, अब कंपनी छूट मिली थी कंपनी को, लेकिन धीरे धीरे कंपनी को जो इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, मतलब कि जो उनके अधिकारी थे, वो इंडिविजुअल लेवल पर व्यापार करने लगे। तो भाई इनका ये कंसर्न था, इन्होंने बोला कि हमने कंपनी को छूटें दे दी, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पर कैसे व्यापार होने लगा। तो सिराजुद्दौला ने सबकी इनकी रियायतें ख़त्म कर दी, इनसे कहा कि आप किलेबंदी नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि आपको हम छूट ख़त्म करते हैं, आपको जो रियायत दी थी ना ख़त्म करते हैं, आपको आप शुल्क देना होगा व्यापार का, और आप सिक्के भी नहीं ढालेंगे, ये कंपनी से उन्होंने बोला। अब कंपनी को ये लगा कि भाई अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि सिराजुद्दौला भी शक्तिशाली थे। अब कंपनी ने सोचा कि अब कुछ भी हो जाए, अब एक कठपुतली नवाब यहाँ पर नियुक्त करना पड़ेगा बंगाल में, तभी अपना व्यापार अच्छे से चल सकता है। तब जाकर के उन्होंने मीर जाफ़र को बनाया था। ठीक है, तो 1757 को ये घटना हुई, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ क्यों था? सिराजुद्दौला ने क्या किया था, कलकत्ता पर पहुँचे, ये कलकत्ता के किले को कब्जा लिया, और वहाँ से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। फिर जब ये सूचना मिली, मद्रास में सूचना मिली, तो मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को के नेतृत्व में सेना भेजी गई, और वो आकर के इन्होंने वापस कलकत्ता को वापस लिया, युद्ध किया, सिराजुद्दौला की हार हो गई। ठीक है, तो 1757 में ही इनके सिराजुद्दौला की हार होती है और इनकी अंग्रेज़ों को जीत होती है। ऐसे कर करके, और जीतने के बाद ये ऐसा युद्ध था, प्लासी का युद्ध, जहाँ से अंग्रेज़ों का पहला कदम भारत में इस्टेब्लिश होना या मजबूत होना शुरू हो गया था। राजनीतिक सत्ता की शुरुआत हो गई थी अंग्रेज़ों की। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार का प्रमुख कारण क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर सिराजुद्दौला डिफीट इन द बैटल ऑफ प्लासी? अंग्रेजों की अधिक सेना, लार्जर ब्रिटिश आर्मी, मीर जाफर का विश्वासघात, फ्रांसीसियों का समर्थन, मराठों का आक्रमण? इसमें से क्या सही है जिसमें सिराजुद्दौला हारे थे? तो भाई अपने भारत का इतिहास रहा है कि जब जब भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं या दूसरों ने हमें गुलाम बनाया है या कोई भी समस्या आई है, तो वो क्यों आई है? उसके दो कारण मेल नहीं रहे हैं। पहला, एकता नहीं रही, हम लोगों में एकता की कमी रही। ठीक, और दूसरा क्या रहा? विश्वासघात रहा। किसी न किसी गद्दार ने विश्वासघात जरूर किया है, किसी न किसी गद्दार ने बाहरियों का समर्थन जरूर किया है, तभी जाकर के हमारा देश परास्त हुआ है, कहीं ना कहीं गुलाम बना है। तो यहाँ भी जब सिराजुद्दौला की हार हुई, वो कैसे हुई? विश्वासघात से हुई। और किसने किया था? इनके ही सेनापति थे मीर जाफर। ये जब युद्ध में गए थे सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर अपनी टुकड़ी लेकर वहाँ पहुँचे ही नहीं, इन्होंने विश्वासघात किया और बाद में जाकर मीर जाफर ही क्या बन गए? वहाँ के नवाब बन गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाना है, बताइए क्या सही है क्या नहीं सही है। कह रहा है कि जो चार्टर होता है वो क्या होता है? चार्टर शाही आदेश, फरमान, व्यापार का विशेष अधिकार, ये होता है फरमान। ठीक है,
अगला फैक्ट्री और एकाधिकार। फैक्ट्री का मतलब क्या था? फैक्ट्री का मतलब व्यापारिक केंद्र होता था? जी बिल्कुल होता था। एकाधिकार मतलब क्या है? मोनोपोली मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ वन कंपनी, यानी किसी एक ही कंपनी का व्यापारिक जो अधिकार होता है, दूसरी कंपनी वहां नहीं आएगी, वही तो एकाधिकार है ना। 3 का 3, 4 का 4। और चार्टर क्या होता था? चार्टर हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था ना, ये व्यापार का विशेष अधिकार हुआ करता था। और फरमान शाही आदेश हुआ करता था। ठीक, 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, 3 का 4, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूरोपीय का व्यापारी कंपनियां भारतीय व्यापार पर नियंत्रण के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती थीं। यह प्रतिस्पर्धा कई बार युद्ध का रूप भी ले लेती थी। बताइए इसमें से कौन सा सही है? क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों सही है? भाई यूरोप की जो कंपनियां भारत में थी वो आपस में कंपटीशन करती थी कि नहीं करती थी? करती थी। और ये कभी कभी कंपटीशन युद्ध में बदल जाता था, यानी दोनों ही सही है, जिसमें दोनों होगा वही सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, जो बक्सर का युद्ध था किसके बीच में लड़ा गया था? द बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट बिटवीन होम, किसके बीच में? अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला, अंग्रेज एवं हैदर अली, अंग्रेज तथा मीर कासिम शुजाउद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय, अंग्रेज एवं रणजीत सिंह। भाई हमने देखा था कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। तो ये वाला तो भाई गलत हो गया, है ना। हैदर अली के बीच में नहीं, इनके साथ तो भाई मैसूर युद्ध लड़ा गया था कि नहीं लड़ा गया था? तो ये भी गलत हो गया। अंग्रेज और रणजीत सिंह के साथ भी नहीं लड़ा गया था। तो अंग्रेज और नवाब थे इधर बंगाल में मीर कासिम और शुजाउद्दौला, ये और इधर शाह आलम द्वितीय, ये तीन, इधर 3 वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अवध में थे शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय और बंगाल में थे मीर कासिम और इधर अंग्रेज। तो ऐसे लड़ा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहे हैं? कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। द बैटल ऑफ प्लासी वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। कारण है इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजनीति पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। आफ्टर दिस बैटल द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर बंगाल्स पॉलिटिक्स। अब कह रहा है क्या सही है? ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और ए गलत है, आर सही है। इसमें से बताइए भाई। जब आपने पढ़ा होगा तो जो प्लासी के युद्ध के बारे में जो 1757 में हुआ, 31 दिसंबर 1757, है ना। ये क्या हुआ कि इस युद्ध के बाद जब ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी तो बंगाल की राजनीति पर उसका ठीक ठाक प्रभाव स्थापित होने शुरू हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में, भारत के इतिहास के लिए ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मोड़ क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, अंग्रेज़ों की सत्ता इस्टेब्लिश होने लगती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10, बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित हुई थी? इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड इन बंगाल? 1608 में, 1639 में यानी 1639 में, 1651 में यानी 1651 में, या 1690 में? जल्दी बताइए। हमने पढ़ा था अच्छे से कि जो बंगाल में पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों की 1651 में स्थापित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। और वो भी कहाँ स्थापित हुई थी? हुगली नदी के किनारे बंगाल में। ठीक है, हुगली नदी के किनारे 1651 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बंगाल के जो नवाब थे वो कंपनी की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। कंपनी बिना कर यानी ड्यूटी फ्री दिए व्यापार करना चाहती थी। कंपनी ने अपनी बस्तियों को किलेबंदी यानी फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दी थी। किलेबंदी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। क्या सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1, 2 और 3, या केवल 1? तो भाई जब हमने पढ़ा था तो इसमें जाना था कि जो 1, 2 और 3 है ये तीनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमने भाई पढ़ा था कि कंपनी जो थी अपनी बस्तियों की किलेबंदी करती थी, जिससे नवाब बड़े परेशान थे और सिराजुद्दौला ने यही चीज़ें रोक दी थी, जिसके बाद प्लासी का युद्ध देखने को मिला। कंपनी कहती थी कि हम ड्यूटी फ्री व्यापार करना चाहते हैं, यानी कि आपको हम टैक्स नहीं देना चाहते।
बंगाल के नवाब कंपनी की बढ़ती शक्ति से चिंतित थे। बिल्कुल चिंतित भी होना, क्योंकि भाई किसी भी शासक के लिए उसका क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने थे? व्हेन डिड सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल? 1750, 1756, 1757 या 1764? जल्दी बताइए कि सिराजुद्दौला जो थे, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब कब बने थे? जल्दी बताइए बंगाल के नवाब कब बने थे सिराजुद्दौला? तो हमने देखा था जो सिराजुद्दौला हैं 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। 57 में और ये कब बने थे? अलीवर्दी खां की, जब इसके पहले के जो नवाब थे उनकी मृत्यु के बाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, प्लासी के युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? हु वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी? जब सिराजुद्दौला हार गए तो फिर किसको बनाया गया? जिसने गद्दारी करी थी। गद्दारी किसने करी थी? मीर जाफर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन और कारण का क्वेश्चन है। कह रहा है मीर जाफर, कथन है मीर जाफर अंग्रेजों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। मीर जाफर कुड नॉट सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ब्रिटिश। कारण क्या है? अपनी लगातार धन एवं राजनीतिक सुविधाओं की मांग कर रही थी। जो कंपनी है लगातार धन और राजनीतिक सुविधाओं की मांग कर रही थी। द कंपनी कंटिन्यूसली डिमांडेड मनी एंड पॉलिटिकल कंसेशंस। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या, आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से क्या सही है बताइए? तो हमने पढ़ा था कि कंपनी लगातार धन और राजनीतिक सुविधाएं मांग रही थी। ड्यूटी वो कहना, कंपनी का कहना था कि हम ड्यूटी फ्री व्यापार करेंगे, ठीक, हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो मीर जाफर को काफ़ी परेशानी हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया था? धीरे धीरे अपने कदम उठाने शुरू कर रहे थे। जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि मीर जाफ़र भी हमारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो मीर जाफ़र को पद से हटा दिया गया और बंगाल से ही बाहर कर दिया गया था। फिर इसके बाद इनको मीर कासिम आया है। फिर मीर कासिम को हटा करके फिर से मीर जाफ़र को एक बार ले आया गया, क्योंकि मीर कासिम भी अंग्रेज़ों के विरोध में धीरे धीरे होने लग गए थे। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15, मीर कासिम ने अपनी राजधानी यानी कैपिटल कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? टू विच प्लेस डिड मीर कासिम शिफ्ट हिज कैपिटल? मुर्शिदाबाद, पटना, मुंगेर, ढाका। इसमें से कहाँ पर मीर कासिम ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, और जब आ जाता है देखने में सरल लगता है, लेकिन वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मीर कासिम ने अपनी कैपिटल कहाँ स्थानांतरित कर दी थी? मीर कासिम जो थे इन्होंने अपनी कैपिटल को मुंगेर में स्थापित कर दिया था, मुंगेर में, ठीक। मुंगेर क्यों स्थापित कर दी थी? ताकि अपनी शक्ति बढ़ा सकें और स्वतंत्र रूप से प्रशासन चला सकें, क्योंकि बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रशासन था और मीर कासिम अंग्रेज़ों के चक्रव्यूह में फंसे हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई? आफ्टर विच बैटल डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? कौन सा युद्ध के बाद? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बांडीवाश का युद्ध या प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध? आंग्ल मैसूर युद्ध से बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कोई कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आता। बांडीवाश का युद्ध भी नहीं, प्लासी के युद्ध से तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, है ना। जब हम देखते हैं बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, और इसके बाद अब अंग्रेज़ों को लगने लग गया था कि भाई देखो, अभी तक नवाब दूसरे को बनाते थे, अपना व्यापार करते थे, अब इनको धीरे धीरे लगने लग गया था कि अब ऐसा काम नहीं बनेगा, अब हमें खुद ही नवाब पद ग्रहण करना पड़ेगा, अब हमें खुद ही बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा। और इन्होंने मुगल बादशाह से दीवानी अधिकार प्राप्त किए, रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, जिसके बाद इनके पास ढेर सारा रेवेन्यू आना शुरू हुआ और ये भारत के व्यापार को और ज़्यादा बूस्ट कर सके, यानी अपने पक्ष में, अंग्रेजी अपने पक्ष में, ऐसा नहीं कि भारत के हित के पक्ष में, नहीं, है ना। तो बक्सर का युद्ध यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1764 में बक्सर की विजय हुई थी। उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसके द्वारा कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए गए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? भाई ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताइए जल्दी। प्लासी का युद्ध क्या 1757 में हुआ था? हाँ जी बिल्कुल हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था क्या? हाँ जी बिल्कुल हुआ था।
दीवानी अधिकार कब दिए गए थे? 1765 में। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं। और सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे। बड़ा ही इजी, बड़ा ही सरल क्वेश्चन, यानी 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी मिलने का क्या अर्थ है? मतलब कह रहा है जो दीवानी अधिकार मिले, इसका मतलब बताओ। व्हाट डिड द ग्रांट ऑफ दीवानी टू द ईस्ट इंडिया कंपनी मीन? दीवानी का मतलब क्या है? कंट्रोल ओवर द आर्मी, यानी सेना पर नियंत्रण, या न्यायपालिका पर नियंत्रण, भू राजस्व एवं कर वसूलने का अधिकार, केवल व्यापार का अधिकार। अभी हमने ऊपर बताया कि जब कंपनी को ये दीवानी अधिकार मिल गए तो अब ये अच्छा खासा रिवेन्यू वसूलने लग गए थे, अच्छा खासा राजस्व वसूलने लग गए थे, है ना, ताकि अब कंपनी भारत के पैसे से ही भारत की चीज़ों को खरीदने लग गई। और जो ब्रिटेन से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुएं भारत में आती थी, अब वो आना बंद हो गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंपनी भारतीय शासकों के बीच मतभेदों का लाभ उठाती थी। कंपनी आवश्यकता पड़ने पर सैन्य शक्ति का भी उपयोग करती थी। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो क्या ये दोनों सही है? आपको नहीं लगते हैं? कंपनी भारतीय शासकों के बीच मतभेदों का लाभ नहीं उठाती थी। हम जब मैसूर का युद्ध देखेंगे, हम जब साउथ में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि कंपनी कैसे कैसे दो शासकों को लड़वाती है, कैसे हैदराबाद और मराठा के बीच में लड़ाई करवाती है, कैसे वहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों के बीच में लड़ाई करवाती है और अपने बनाए गए शासक नियुक्त करते हैं, है ना। कर्नाटक युद्ध के दरमियान देखेंगे हम। और कंपनी आवश्यकता पड़ने पर सैन्य शक्ति का भी अच्छा खासा उपयोग करती है। दोनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। निम्नलिखित में से एक भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की वास्तविक नींव किस युद्ध ने रखी थी? विच ऑफ फॉलोइंग बैटल्स लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? ये भाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर करो। पानीपत का तृतीय युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, करनाल का युद्ध। देखो इसमें से पानीपत का तृतीय युद्ध और करनाल का युद्ध तो आप हटा दो। इन दोनों में बताओ कि वास्तविक नींव किस युद्ध ने रखी थी भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की? तो भाई हम देखते हैं कि जो प्लासी का युद्ध था, है ना, उसके ही बाद अंग्रेज़ों को ये कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि अब हम भारत को जीत सकते हैं, मतलब भारत के शासकों को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया था। बक्सर के युद्ध ने कंपनी की शक्ति को और मजबूत किया था, लेकिन प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजी जो राजनीतिक सत्ता है इसकी शुरुआत का निर्णायक मोड़ माना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन है 21 नंबर का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या हैं? जो दीवानी अधिकार हैं मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व प्राप्त होने लगा था। इस राजस्व का उपयोग कंपनी ने अपने व्यापार और सेना के विस्तार में किया। ये बताइए इनमें से क्या सही है? तो क्या हमने जब पढ़ा चैप्टर तो उसमें हमने क्या जाना था कि कंपनी को जब दीवानी अधिकार मिल गए थे तो अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों से ही प्राप्त होने लग गया था राजस्व। और जब राजस्व प्राप्त होने लग गया था तो कंपनी को ठीक ठाक अब ये परेशानी खत्म हो गई थी कि भाई उनको ब्रिटेन से बार बार सोना चांदी लाना पड़ेगा भारत का, क्योंकि ब्रिटेन के पास और कुछ था नहीं भारत को देने के लिए, है ना। तो अब इस राजस्व का उपयोग जो है कंपनी कैसे करती थी? अपने व्यापार और सेना के विस्तार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है 22। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई जो द्वैध शासन व्यवस्था है, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इसका अर्थ क्या है? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था ना, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है भाई? What was meant by the dual system of administration introduced by Robert Clive? बताइए इसका क्या अर्थ था? न्यायपालिका और सेना का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी एंड द आर्मी, कंपनी राजस्व वसूले जबकि नवाब प्रशासन चलाए, द कंपनी कलेक्टेड रेवेन्यू वाइल द नवाब लुक्ड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, अंग्रेज और फ्रांसीसी मिलकर शासन करें, द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गवर्नड ज्वाइंटली, या मुगल सम्राट और नवाब संयुक्त रूप से शासन करें। क्या अर्थ था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो रॉबर्ट क्लाइव लाए थे? तो भाई जो रॉबर्ट क्लाइव का डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या कहता था कि वो कहता था कि जो कंपनी है वो रिवेन्यू की वसूल करे और जो नवाब है वो प्रशासन चलाए। वो चाहते तो खुद भी प्रशासन चला सकते थे, लेकिन खुद प्रशासन उन्होंने नहीं चलाया। क्यों नहीं चलाया? क्योंकि उनका मेन फोकस व्यापार पे था।
वो व्यापार करना चाहते थे, इसलिए कह रहे थे हम रेवेन्यू वसूलेंगे, नवाब चलाएगा प्रशासन और नवाब अपने हिसाब से देखे, है ना। हालांकि कठपुतली बना के रखा हुआ था नवाब को। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, कथन कारण का, असर्शन या रीजन का। कथन है भारतीय कंपनी भारतीय शासकों के आंतरिक विवादों का लाभ उठाती थी। कारण है इसका उद्देश्य था अपने राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना। भाई कोई भी होगा अपना जब राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव का विस्तार करना चाहेगा तभी तो दूसरों की राजनीति में, दूसरों के आंतरिक विवादों में इंटरफेयर करेगा। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही हैं, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है ना। क्वेश्चन सरल है ना, सारे इजी हैं, लेकिन इनमें से सोचो अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको आता नहीं होगा, आएगा, लेकिन कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए कंफ्यूजन को यहीं का यहीं दूर कर दो, है ना। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति लागू की थी? विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड दी सब्सिडियरी अलायंस? कार्नवालिस ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेजली ने या लॉर्ड डलहौजी ने? जल्दी बताइए इसमें से कौन थे जिन्होंने क्या किया था? सहायक संधि लागू की थी। और सहायक संधि सहायक संधि एक ऐसा था कि इन्होंने रियासतों को अपने धीरे धीरे अधीन लाना शुरू कर दिया था सहायक संधि के माध्यम से। एक रेजिडेंट नियुक्त किया था, मैंने आपको बताया था ना, रेजिडेंट नियुक्त करते थे। और रियासत में जो भी क्षेत्रीय था ये क्या कहते थे रियासत से कि आप इसको साइन करो ये सहायक संधि को, और आप सेना नहीं रखोगे। सेना कौन रखेगा? सेना हम रखेंगे, और आपको ज़रूरत पड़े तो आप बताइएगा, हम आपको सेना देंगे। बदले में आप क्या करोगे? पैसे दोगे हमको ताकि हम सेना का रख रखाव कर सकें। ऐसे करके इन्होंने सहायक संधि लाए। कौन? लॉर्ड वेलेजली ने। इसको याद कर लेना, ये ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। बहुत इजी क्वेश्चन, ये अभी हम ऊपर करके भी आए हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 को। बक्सर का युद्ध 1764 को। हुआ था कि नहीं हुआ था? ध्यान से बुद्धि खोल करके काम करिए। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 को हुई थी कि नहीं हुई थी? आ रहा है याद कि नहीं आ रहा है कि बस तुक्का लगा रहे हो बैठे बैठे? दीवानी अधिकार, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था राजस्व वसूली का अधिकार, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। जब अंग्रेज़ों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया था, यानी 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2, 2 का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी देखिए। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लॉर्ड डलहौजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? जल्दी बताइए। आपके ऑप्शन हैं, सभी भारतीय राज्यों को कर देना अनिवार्य था, ऑल इंडियन स्टेट्स हैड टू पे ट्रिब्यूट। कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति आई थी ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसमें से क्या सही है कथन बताइए। दत्तक जो उत्तराधिकारी हैं, अडॉप्टेड हायर हैं, को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। सभी राज्यों को अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, केवल बंगाल पर यह नीति लागू थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हमने आपको बताया था, इन्होंने क्या किया था कि जो भी राजा है, ठीक, उसका कोई उत्तराधिकारी अगर पुत्र नहीं है, मतलब कि पुरुष नहीं है, मेल नहीं है, तो उसका राज अंग्रेज ले जाएंगे, ठीक है, अंग्रेजों का अधीन हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी का वैध संतान नहीं है, यानी कि अगर किसी ने अपने गोद भी ली हुई संतान होगी तो वो मान्य नहीं होगी, ऐसा राज्य अंग्रेजों के अधीन चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दत्तक उत्तराधिकारी को वैध उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, निम्नलिखित कथनों में निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज एनेक्स्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नमेंट? किसको कहा गया था भाई हम इसलिए इस राज्य को कैप्चर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ ये कुशासन इसमें बहुत फैला हुआ है, भ्रष्टाचार, मिस गवर्नेंस बहुत है, जिसके कारण जनता परेशान है, इसीलिए हम इसको अपने नीति में लेकर आ रहे हैं, अपने उसमें लेकर के आ रहे हैं। किसके लिए कहा गया था बताइए? जिसके बाद जनता बहुत आक्रोशित भी हो गई थी। अवध की बात कर रहे हैं भैया, अवध। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
1856 में अवध का विलय इन्होंने कर लिया था कुशासन का आरोप लगा करके। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना करी थी। उनके जीवन काल में अंग्रेज पंजाब पर अधिकार नहीं कर सके। क्या सही है बताइए? ओनली वन, ओनली टू, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। बताइए, महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की थी क्या? जल्दी बताइए, हमने इसको पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। उनके जीवन काल में अंग्रेज क्या पंजाब पर अधिकार नहीं कर सके? तो भैया ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं। रणजीत सिंह जी के शासनकाल में पंजाब एक शक्तिशाली राज्य था। उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार किया था, मृत्यु के बाद, यानी जीता जी नहीं किया। दोनों ही सही हैं, बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कथन कारण का क्वेश्चन है। कंपनी की सेना, कंपनी आर्मी में भारतीय सिपाहियों की संख्या अधिक थी। द कंपनी आर्मी कंसिस्टेड लार्जली ऑफ इंडियन सिपाही। कारण कह रहा है, भारतीय सैनिकों की भर्ती अपेक्षाकृत कम खर्चीली और सुविधाजनक होती थी। अब बताइए इसमें से क्या सही है? एक और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। क्या सही है इसमें से? जो कंपनी की सेना होती थी उसमें अधिकांश जो सैनिक होते थे भारतीय सिपाही होते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि अभी इसने में बताया, कम खर्चीला होता था मामला और सुविधाजनक भी होता था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या करते थे, भारतीयों को ही हायर कर लेते थे, भारतीयों को ही चयनित कर लेते थे, नियुक्त कर लेते थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, कंपनी की सेना यानी कंपनीज आर्मी में भारतीय जो भर्ती है भारतीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? वाट वर द इंडियन सोल्जर रिक्रूटेड इनटू द कंपनीज आर्मी कॉल्ड। कंपनी की सेना जो है उसमें भर्ती, यानी कि ऐसे समझो, जो कंपनी की सेना थी उसमें जो भारतीय भर्ती थे उन सैनिकों को क्या कहा जाता था? मनसबदार, सिपाही, सूबेदार या फौजदार? बताइए, क्या मनसबदार कहा जाता था? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। सूबेदार भी नहीं, फौजदार भी नहीं, सिपाही कहा जाता था। जो व्यक्ति भारतीय सैनिक, जो मतलब भारतीय सैनिक थे और कंपनी की सेना में काम करते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथन आपके क्या हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में यूरोपीय सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही भी थे। अगला कह रहा है, कंपनी की सेना का उपयोग केवल भारत की बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए किया जाता था। क्या केवल बाहरी सीमाओं की रक्षा के लिए किया जाता था? जल्दी बताइए, बाकी काम के लिए नहीं किया जाता था जो कंपनी की सेना का उपयोग है? आपके उत्तर हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। जल्दी बताइए। तो भैया अगर उन्होंने सेना बनाई है तो क्या सेना का काम केवल इतना है कि जब भारत के बाहर से हमला होगा तभी आप काम करोगे? हमने अभी देखा कि भारत के अंदर ही कई जगह पर अंग्रेज़ों ने बराबर युद्ध किए, लड़ाइयाँ करी, तो सेना तो लाए ना, सेना तो अपनी ही लाए। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, कि ये बात बिल्कुल सही है कि यूरोपीय सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में भारतीय सिपाही भी नियुक्त करी थे इन्होंने। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32, कंपनी की सेना, कंपनी आर्मी के भारतीय सैनिकों को मुख्यतः कहाँ से भर्ती किया जाता था? फ्रॉम विच रीजन वर मोस्ट इंडियन सिपाही रिक्रूटेड इनटू द कंपनीज आर्मी। कंपनी की सेना, जो कंपनी की सेना थी उसमें जो भारतीय सैनिक थे उनको कहाँ से भर्ती किया जाता था? पंजाब से, बंगाल, अवध एवं आसपास के क्षेत्र से, राजस्थान से या तमिलनाडु से? बताइए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, वैसे आ जाएगा एग्जाम में, तो कर लोगे? बताओ, करिए ज़रा इसको। तो जो कंपनी की सेना थी उसमें जो भर्तियां होती थी सैनिकों की, वो कहाँ से होती थी? वो भैया बंगाल से, अवध से और उसके आसपास के रीजन से होती थी। समझे बात? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33, कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, कह रहा है लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का तीव्र विस्तार किया था। कारण क्या है? उन्होंने विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अन्य उपायों से कई राज्यों का अधिग्रहण किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी की राज्य हड़प नीति। क्या ये विलय नीति यही डलहौजी लेकर आए थे कि नहीं आए थे? बताइए। हाँ बिल्कुल आए थे।
डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य का तीव्र विस्तार किया, कई राज्यों को अपने शामिल कर लिया था कि नहीं कर लिया था। तो ये दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 यानी 34, निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत नहीं हुआ था। ये देखो भैया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। सतारा, झांसी, नागपुर या पंजाब, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अधिकार में नहीं लाया गया था? जल्दी बताइए। सतारा, झांसी, नागपुर, पंजाब। हमने पंजाब का नाम तो नहीं लिया था कहीं पढ़ाते हुए, सतारा, झांसी और नागपुर बताया था, है ना, यानी पंजाब इज द करेक्ट आंसर। पंजाब का विलय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 के बाद हुआ था, ना कि विलय नीति के अंतर्गत। ठीक है, अब मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 ये है, लिस्ट 2 ये है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि किसकी, अच्छा बताइए, द्वैत शासन कौन लाया था या मुंगेर राजधानी किसने बनाई थी? सबसे पहले सबसे इजी वाला पकड़ा करिए, आसान वाला तो हमने बताया था, मीर कासिम जो थे उन्होंने मुंगेर राजधानी बना दिया था ताकि अपना प्रशासन अच्छे से चला सकें। ठीक, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब बताइए सहायक संधि कौन लाया था? हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वेलेजली की सहायक संधि लाए थे कि नहीं? डलहौजी की विलय नीति, रॉबर्ट क्लाइव के द्वैत शासन था, 1 का 2, 2 का 1, चलो आ जाओ, 1 का 2, 2 का 1, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 1838 से 1842 के बीच अंग्रेजों ने किस देश के विरुद्ध युद्ध किया था? बिटवीन 1838 एंड 1842 द ब्रिटिश फॉट ए वॉर अगेंस्ट विच कंट्री? नेपाल के विरुद्ध, अफगानिस्तान के विरुद्ध, तिब्बत के विरुद्ध या बर्मा के विरुद्ध? किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी थी 1838 से 1842 के बीच? जल्दी बताइए। नेपाल, अफगानिस्तान, तिब्बत और बर्मा। हमने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों को ये डर था कि कहीं रशिया यानी रूस जो कि अपना विस्तार तेज़ी से करता जा रहा था, तो ब्रिटिशर्स को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भारत तक भी पहुंच जाए, ये डरे बैठे थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने की कोशिश करी और अफगानिस्तान पर इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप पर शासन शुरू कर दिया। इसके बाद इन्होंने सिंध को भी कब्जा किया था, किसने? अंग्रेज़ों ने। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंपनी के विस्तार के साथ साथ उनके प्रशासनिक दायित्व भी बढ़ने लग गए, यानी कह रहे कंपनी जैसे जैसे विस्तार कर रही थी, एक्सपेंशन कर रही थी, वैसे वैसे उसके प्रशासनिक दायित्व भी बढ़ने लग गए। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार किए गए। बताइए इसमें से क्या सही है, कौन सा? जब कंपनी विस्तार कर रही थी तो भाई उसके प्रशासनिक दायित्व तो बढ़ना ही था, है ना। इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार किए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, कंपनी द्वारा नियुक्त जो कलेक्टर थे उनका प्रमुख कार्य क्या था? व्हाट वाज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कलेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी? जो कलेक्टर होते थे उनका काम क्या था भैया? ये तो आपको पता ही होगा। जी, क्या वो सेना का नेतृत्व करते थे? नहीं। क्या वो न्यायालय चलाते थे? जी नहीं। विदेशी नीति बनाते थे? बिल्कुल नहीं। उनका काम था टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, यानी कि भू राजस्व को वसूली करना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है कंपनी की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? भूमि राजस्व था। कारण है दीवानी अधिकार प्राप्त होने के बाद कंपनी को राजस्व संग्रह करने का अधिकार मिल गया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और ये क्या इसकी व्याख्या कर रहा है? कंपनी की आय यानी रेवेन्यू का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भूमि राजस्व था। जी हाँ, बिल्कुल था, जिसके तहत अब वो भूमि राजस्व प्राप्त होने लगा था। तो भारत के पैसे से ही भारत की चीज़ों को खरीद कर वो यूरोप में अच्छे दामों पर बेचने लगे थे और ढेर सारा मुनाफा कमाने लगे थे। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में साम्राज्य विस्तार यानी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल का सबसे प्रमुख आधार क्या है? केवल सैन्य शक्ति, व्यापार, सैन्य शक्ति और कूटनीति का संयुक्त उपयोग यानी कंबाइंड यूज ऑफ ट्रेड, मिलिट्री पावर एंड डिप्लोमेसी,
केवल मुगल सम्राट का समर्थन। इसमें से क्या सही है जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य का विस्तार किया? तो ऑप्शन नंबर सी आप देख रहे हो, व्यापार किया, सैन्य शक्ति पर ध्यान दिया और कूटनीति पर फोकस किया, जिसके तहत वो भारत पर अच्छा खासा विस्तार कर पाए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आनी चाहिए भाई, क्योंकि क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथन क्या है? कंपनी के विस्तार के साथ भारतीय शासकों की स्वतंत्रता धीरे धीरे समाप्त होगी गई। भाई जैसे जैसे कंपनी विस्तार कर रही थी, अब जो शासक इसके अधीन आते गए तो उनकी राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो तो समाप्त तो होगी ही ना। कंपनी ने सभी भारतीय राज्यों पर केवल युद्ध के माध्यम से ही अधिकार किया। क्या जितने भी भारत में राज्य थे सबसे क्या केवल युद्ध से ही अधिकार किया था, या कूटनीति भी अपनाई थी? या अब जैसे कि डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, तो क्या ये युद्ध है? युद्ध तो नहीं है ना। अब क्या जो सहायक संधि लाई गई वो क्या युद्ध है? युद्ध तो नहीं है ना, लेकिन अधिकार कर लिया गया राज्यों पे, तो दूसरा वाला तो बिल्कुल गलत है। लेकिन भारतीय शासकों की स्वतंत्रता समाप्त होती गई जैसे जैसे कंपनी का विस्तार हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी केवल एक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 42। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्च जो प्रशासनिक परिषद है, यानी सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, उसका प्रमुख कौन है? हु वाज द हेड ऑफ द सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सर्वोच्च प्रशासनिक परिषद है उसका प्रमुख कौन था? कलेक्टर, गवर्नर, गवर्नर जनरल या कमांडर इन चीफ? बताइए कौन हुआ करता था? ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है आप जब पढ़ोगे तो हो सकता है समझ में ना आए, है ना। तो बताइए इसमें से क्या सही है? तो जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, ऑप्शन नंबर सी, ये भारत में हेड हुआ करते थे नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर, कथन और कारण का क्वेश्चन। कथन आपका क्या है? कंपनी के लिए राजस्व यानी रेवेन्यू अत्यंत महत्वपूर्ण था। रेवेन्यू वाज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। कारण क्या है? राजस्व से सेना, प्रशासन और व्यापारिक गतिविधियों का खर्चा पूरा किया जाता था। ये बात सही बैठ रही कि नहीं? यानी कि जो ए है और आर है दोनों सही है कि नहीं? और जो आर है यानी रेवेन्यू से सेना, प्रशासन और व्यापारिक गतिविधियों का खर्चा पूरा किया जाता था, जिस कारण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता, मेकर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता था, कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज ऑफन नोन एज द मेकर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड डलहौजी? किसको मेकर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है? जल्दी बताइए। वॉरेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड डलहौजी? जो ये रॉबर्ट क्लाइव थे, इनको मेकर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता कहा जाता है। ठीक, प्लासी और बक्सर के बाद कंपनी की राजनीतिक शक्ति स्थापित करी थी, क्योंकि इन्होंने, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मेकर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का निर्माता, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को इन्होंने स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना है। मैच द फॉलोइंग, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करिए। सिराजुद्दौला कौन थे? प्लासी के बाद बंगाल का नवाब था। या मीर जाफर कौन थे? प्लासी के बाद नवाब बने। मीर कासिम राजधानी मुंगेर बनाई। शाह आलम द्वितीय दीवानी अधिकार प्रदान किए। आपको नहीं लगता ये सारे बिल्कुल सही मैच हैं? एक का एक, बी का 2, सी का 3, डी का 4, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंपनी के शासनकाल में जो कलेक्टर हुआ करते थे वो राजस्व वसूली का मुख्य अधिकारी था। जी बिल्कुल था, राजस्व वसूली इसका काम था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। कलेक्टर कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी भूमिका निभाता था। जो कलेक्टर थे वो क्या कानून व्यवस्था भी बनाए रखते थे? जल्दी बताइए। बिल्कुल बनाए रखते थे भाई, 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपका बिल्कुल टाइम खोटी नहीं कर रहा हूँ, टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी से फटाफट से सीधे क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात कर रहा हूँ। तो आपका भी ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक करें
और सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको कर लें। कमेंट में बताएं कि कैसा लगा ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, भाई बहनों के साथ जिसको जो ये पढ़ते हों उनको साथ प्लीज़ शेयर करें, और उनसे भी बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस देखना शुरू करें। हाँ, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था अंग्रेजों द्वारा सबसे अंत में अधिग्रहित यानी एनेक्स्ड किया गया, यानी कौन सा राज्य था जो अंग्रेजों ने सबसे लास्ट में कब्जा किया, जिसमें हमने देखा था कि अवध को इन्होंने सबसे लास्ट में कब्जा किया था। और कैसे कब्जा किया था, कुशासन का आरोप लगाया था कि भाई अवध में शासन अच्छा नहीं चल रहा है, मिस गवर्नेंस है, जिसके कारण जनता परेशान है ना। और 1856 में इसको एनेक्स कर लिया, जिसके बाद विद्रोह हुए और 1857 में ठीक ठाक रोल अदा किया फिर अवध ने। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है, कंपनी की सेना भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रमुख साधन थी। द कंपनीज आर्मी वॉज द मेन इंस्ट्रूमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स। कारण क्या है, कंपनी के पास प्रशिक्षित सेना और आधुनिक हथियार थे। तो बताइए क्या सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यानी लेकिन आर कह रहा है सही व्याख्या नहीं है आर। अगला कह रहा है ए सही है आर गलत है, फिर कह रहा है कि ए गलत है आर सही है। तो इसमें क्या सही है जल्दी बताइए। भाई इनके पास अच्छी सेना थी, स्किल्ड सेना थी, आधुनिक हथियार थे, बंदूकें थी, है ना। तो क्या हुआ, भारतीय राज्यों पर नियंत्रण आसान हो गया। क्यों, क्योंकि इनके पास सेना थी और जहां जाते थे वो आसानी से जीत जाते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कह रहा है कि अगर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जीती, सफल हुई, तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है। केवल यूरोप की तकनीकी, ओनली यूरोपियन टेक्नोलॉजी, केवल भारतीय शासकों की कमजोरी, ओनली द वीकनेस ऑफ इंडियन रूलर्स, व्यापार, कूटनीति, सैन्य शक्ति तथा भारतीय राज्यों की आपसी प्रतिद्वंदिता का लाभ उठाना, यूजिंग ट्रेड, डिप्लोमेसी, मिलिट्री पावर एंड एक्सप्लॉइटिंग। जो आपस में ये लोग विरोध कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहते थे ना। हमारे क्षेत्रीय राजा क्या करते थे, जो हमारे क्षेत्रीय थे, लोकल, जैसे मान लीजिए एक ये राज्य है, एक ये राज्य है, एक ये राज्य है ना। ये लोग क्या किया था, जैसे कि हम मराठा के पास देखते हैं, मराठा, हैदराबाद के निज़ाम, ये सब क्या करते थे आपस में, और इधर साउथ और इधर दक्षिण में जो राज्य थे ये आपस में लड़ते रहते थे। कभी ये दोनों मिल जाते थे, इसको मारता था, कभी ये दोनों मिल जाते इसको, है ना। कभी मैसूर राज्य के विरोध ये लोग खड़े हो जाते थे, कभी मैसूर राज्य इनसे मिल जाता था, इसको मारता था। तो ये एक दूसरे में इतना लड़ाई झगड़ा किया करते थे कि अंग्रेजों ने इसका ही फिर लाभ उठाना शुरू कर दिया कि भाई ये आपस में लड़ रहे हैं, इनमें एकता तो है नहीं, अब जब एक को मारेंगे तो दूसरा पक्का नहीं आएगा। तो इन्होंने यही करना शुरू कर दिया। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 और फाइनल क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इस अध्याय का सबसे उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकलता है। अब आपके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे एग्जाम में नहीं आता कि इस अध्याय का, है ना, लेकिन चलो इसको कर लो, यहाँ तक आ गए हो तो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। हमने जो अभी चैप्टर पढ़ा क्या है भाई, इस चैप्टर का सीधा सीधा निष्कर्ष यही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शुरू कर धीरे धीरे भारत में एक विशाल राजनीतिक साम्राज्य को स्थापित किया। और स्थापित कैसे कर लिया, तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए जो जो उनको उचित लगा वो काम वो करते रहे, और भारत के लगभग पूरा भारत ही उनके अधीन धीरे से हो गया। ठीक है, तो हमने अभी करे 50 MCQ पूरे कर दिए। अब आप बताइए कि आपका स्कोर कितना है, क्या आपका स्कोर 90% प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए, अच्छे से चैप्टर पढ़िए। हमने सारे वीडियोस डाले हुए हैं आपके इसी चैनल पर, यूट्यूब पर, समय पथ पीसद अकेडमी में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और हम मिलते हैं अगले चैप्टर पे, अगले वीडियो पर। और भाई लाइक कर देना, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है ना, तो हमारी मेहनत सार्थक हो जाती है। और अब हमारे दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो पर। अगले वीडियो पर फिर से कोई NCERT के चैप्टर लेके आएंगे, उसके बाद फिर से MCQs लेकर आएंगे। इसी चैनल पर आपको धीरे धीरे करके बहुत सी सारी GS की क्लासेस मिलेंगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी और क्वांटिटी वो भी बेहतर मिलेगी, इस बात की गारंटी देते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक
आप अपना, अपने साथियों का, अपने परिवारजनों का, सबका ख्याल रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपना ये यूट्यूब चैनल समय पथ पीसीएस अकेडमी। ख्याल रखिए अपना, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।